Assalamu alaikum bete and welcome back to USJ College of Pharmacy. Discussion is about the mechanism for allergy. बेटे ये बात बेटे हम अभी तक पढ़ चुके हुए हैं कि जो एलर्जी होती है वो हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कहलाती है या बेटे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी भी कहलाती है। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है कि बेटे जब आपका इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, यानी कि जब बेटे आपका इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देता है, तो उन एबनॉर्मल रिएक्शंस को जो कि बेटे आपके इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, उन एबनॉर्मल रिएक्शंस को हम कहते हैं वो हमारे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है। ठीक है, तो बेसिकली बेटे हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास 4 तरह की होती है, जिसमें से मेनली हम पढ़े हैं कि एलर्जी के बारे में, जो कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। बेटे एलर्जी का मैकेनिज्म बहुत सिंपल और बहुत ही क्लियर है। ठीक है, अब बेटे हमारे पास एलर्जी जब किसी भी पर्सन को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से एलर्जी होती है तो उसमें हमारे पास 2 एक्सपोजर्स होते हैं। एक एक्सपोजर होता है जो फर्स्ट एक्सपोजर कहलाएगा, यानी कि जब पहली दफा आपकी बॉडी किसी भी फॉरेन पार्टिकल को जाहिर होगी तो आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, और अगर बेटे वही पार्टिकल फॉरेन दूसरी दफा जब आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो तब आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स देगी। ये हमने बेसिक मैकेनिज्म देखना है और इसी मैकेनिज्म से हमें पता चलता है कि पेशेंट के अंदर एलर्जिक रिस्पॉन्स कैसे आएगा। अब बेटे जब भी हम एलर्जी की बात करते हैं तो एलर्जी के लिए हमारे पास 3 बेसिक प्लेयर्स हैं, यानी कि 3 मेजर आप कह सकते हैं प्लेयर्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिनके रोल्स की बेस पर ही बेटे हमारे पास रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, सबसे पहले एलर्जन, क्योंकि बेटे जब तक कोई भी एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर नहीं होगा आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। अब बेटे जैसे ही एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो गया आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, फिर ये एंटीबॉडीज और एलर्जन आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बेटे आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स, ये बेटे बेसिकली केमिकल्स होते हैं, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। और केमिकल्स कब बनते हैं, ये जब बेटे एलर्जन और एंटीजन आपस में, सॉरी, एलर्जन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं। अब बेटे मैं कहती हूँ कि मुझे किसी भी एंटीजन से, जैसे मैं कहती हूँ कि पोलन ग्रेन था, वो एलर्जन था मेरा, मेरे में बॉडी में एंटर हुआ, मेरा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, मेरे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी। अब बेटे एंटीबॉडीज और वो पोलन ग्रेन आपस में रिएक्ट करेंगे और इनके रिएक्ट करने से मेरी बॉडी एक केमिकल्स प्रोड्यूस करेगी, जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स भी कहते हैं। अब बेटे वही केमिकल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एलर्जिक सिम्टम्स, कि बेटे आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज आते हैं, जितने भी एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्नीजिंग, छींके आना, आंखों में से पानी आना, नाक में से पानी का बहना, उसके अलावा बेटे जिस्म के ऊपर इरिटेशन होना, जिस्म के ऊपर रेडनेस होना, उसके अलावा बेटे जितने भी सिम्टम्स हमारे पास आएंगे वो तमाम के तमाम बेटे इन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की वजह से आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात है फर्स्ट एक्सपोजर टू एंटीजन, के बेटे जब कोई भी एंटीजन पहली दफा आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है, यानी कि जब आपका जिस्म पहली दफा किसी भी पॉजिटिव एजेंट को बेटे जाहिर होता है, तो तब क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा। व्हेन एन एलर्जन फर्स्ट एंटर्स द बॉडी, the B lymphocytes produce an antibody called immunoglobulin E, कि बेटे जैसे ही एंटीजन, यानी कि आपके पास जो एलर्जन था, जो भी आपका जिससे बेटे आपकी बॉडी सेंसिटिव है, वो कोई भी हो सकता है एलर्जन। अब ये एलर्जन जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा तो बेटे जो आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है, जो सेल, वो कौन से हैं, बी लिम्फोसाइट्स। बेटे ये फौरन आपके इम्यून सिस्टम के ये सेल्स, यानी कि बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं और बेटे ये सेल्स एक्टिवेट होकर हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, अब बेटे ये एंटीबॉडीज बेसिकली क्या है बेटे, प्रोटीन इन नेचर होती हैं और हमेशा एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं, और ये आपका इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है। अब उन्होंने बता दिया इम्यून सिस्टम में कौन से सेल्स, बेसिकली बी लिम्फोसाइट सेल्स बेटे एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज बनाते हैं। और एलर्जी के केस में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बेटे हमेशा इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनती है। कोई किसी किस्म की भी एलर्जी हो तो बेटे जो एंटीबॉडीज बनेगी वो इम्यूनोग्लोबुलिन ई होती है। अब अगर आप देखें, उन्होंने बताया था IgE एंटीबॉडी अटैच टू द मास्ट सेल
and large cells that are found in the connective tissue and contain histamine along a number। अच्छा बेटे, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर जहां जहां कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है, वहां पर पाए जाते हैं मैस्ट सेल। यानी कि बेटे जो मेरी बी लिम्फोसाइट्स थे, उन्होंने तो एंटीबॉडीज बना दी। अब बेटे एंटीबॉडीज जाकर आपकी बॉडी में किसी जगह पर तो उन्होंने स्टे करना है ना, जो बनी है। अब बेटे आपकी बॉडी के अंदर जहां जहां कनेक्टिव टिश्यूज है, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर मौजूद होते हैं हमारे पास एंड मैस्ट सेल्स। अब बेटे ये जो एंटीबॉडीज जो कि बी लिम्फोसाइट्स ने बनाई थी, वो जाकर उन मैस्ट सेल्स के सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगी। ये बेटे यहाँ तक अटैचमेंट तक होता है आपका फर्स्ट एक्सपोजर। अब दूसरी दफा बेटे जब भी कोई एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होगा, जिसके लिए बेटे ये एंटीबॉडीज, जैसे मैं कहती हूँ पोलन ग्रेन्स ही थे, पोलन ग्रेन्स के लिए बी लिम्फोसाइट्स ने एंटीबॉडी बनाई, वो एंटीबॉडी बनी और जाकर बेटे मैस्ट सेल के सरफेस के ऊपर बाइंड कर गई। जहां जहां आपकी बॉडी के अंदर मैस्ट सेल्स हैं, तमाम के सरफेस के ऊपर बाइंड कर जाएंगी। अब होगा क्या बेटे, यहाँ तक फर्स्ट एक्सपोजर खत्म हो जाता है। अब बेटे जब दूसरी दफा कोई भी एंटीजन, यानी कि जैसे वो आपका पोलन ग्रेन ही था, जब बेटे जब दूसरी दफा पोलन ग्रेन आपकी बॉडी में एंटर होगा, तो पोलन ग्रेन के एंटर होने से होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं। पहली दफा बननी थी, लेकिन अब बेटे जब दूसरी दफा आया एलर्जन, तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई थी। अब बेटे वो एलर्जन आकर डायरेक्टली एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद बेटे जो मैस्ट सेल्स होते हैं ना, जिनके ऊपर एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, वो मैस्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होने से वो बेटे केमिकल रिलीज करते हैं, जिनको हम इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कहते हैं। ठीक है बेटे, जरा स्क्रीन ऊपर करें, करें स्क्रीन ऊपर करें। अब बेटे जैसे ये हमारे पास एक डायग्राम है, ऊपर बेटे करो। डायग्राम में ये देखिए हमारे पास जो ये टेबल साइकिल उन्होंने बनाया हुआ है, इसके फर्स्ट पॉइंट पे अगर हम जाए, तो बेटे एक उन्होंने दिखाया हुआ है, द फर्स्ट टाइम द एलर्जन प्रोन पर्सन रन अक्रॉस एन एलर्जन सच एज रैगवीड। अब बेटे ये उन्होंने बताया कि एक ये जंगली बूटी है रैगवीड, इसके पोलन से उन्होंने बताया कि एलर्जी है। अब बेटे जैसे ही ये रैगवीड, जिस भी पर्सन को एलर्जी होगी, इससे सेंसिटिव होगी उसकी बॉडी, वो बेटे क्या करता है कि ये रैगवीड उसकी बॉडी के अंदर एंटर होगा। एंटर होने के बाद बेटे जो बी सेल्स होते हैं, यानी कि जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनके सरफेस के ऊपर बेटे जाकर ये अटैच होंगे। ठीक है, जब बेटे जैसे ही ये अटैच होंगे, तो सेकंड स्टेप पे आप देख सकते हैं कि वो जो बी लिम्फोसाइट्स थी, उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई, जिसके ऊपर उन्होंने लेबल किया हुआ है आईजीई एंटीबॉडीज। तो उधर लिखा हुआ भी है ही और शी मेक्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ रैगवीड आईजीई एंटीबॉडीज। अब बेटे उस रैगवीड के खिलाफ आपके जो बी सेल्स थे, उन्होंने एंटीबॉडीज बनाई, जिनको हम आईजीई एंटीबॉडीज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटे ये जो एंटीबॉडीज बनी थी, आप देख सकते हैं कि एक नया सेल है जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है मैस्ट सेल। अब बेटे ये मैस्ट सेल आपकी बॉडी के ऊपर जहां जहां कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वहां वहां पाए जाते हैं। अब ये रैगवीड बेटे, ये जो रैगवीड की एंटीबॉडीज बनेगी, ये जाकर मैस्ट सेल के सरफेस के ऊपर बाइंड कर जाएंगी, जैसे कि आप थर्ड स्टेप में देख सकते हैं कि बेटे वो उसके सरफेस के ऊपर बाइंड की हुई है। अब बाइंड करने के बाद होता क्या है कि बेटे नेक्स्ट टाइम, यहाँ तक फर्स्ट एक्सपोजर खत्म हो जाता है कि अब बाइंड कर गई, काम रुक जाएगा। अब बेटे जब सेकंड टाइम यही रैगवीड उस पर्सन के अंदर दोबारा एंट्री लेगा, यानी कि यही एलर्जन दोबारा बैठेगा, तो होता क्या है, जो मैस्ट सेल की ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई होती हैं रैगवीड के लिए, बेटे वो डायरेक्टली रैगवीड जाएगा और उसके साथ जाकर अटैच कर जाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। अब बेटे जब अटैचमेंट होती है, तो आप देख सकते हैं कि मैस्ट सेल के अंदर छोटे छोटे रेड बॉल्स हैं, जिनके अंदर बेटे केमिकल बंद है। अब बेटे जैसे ही वो एलर्जन जाकर एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है, तो आप देख रहे हैं कि वहां पर एक केमिकल रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने वही लेबल किया है कि केमिकल्स, और एंड पे लिखा हुआ है सिम्टम्स, कि बेटे जब जैसे ही ये केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ना, यही केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन जैसे हमारे पास आप कह सकते हैं स्नीजिंग है, रनी नोज है, वाटरी आईज है, इचिंग है। अब बेटे ये तमाम के तमाम सिम्टम्स इन केमिकल्स की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने यही बात बताया बेटे, जैसे रोल ऑफ इन्फ्लेमेट इम्यून सिस्टम। अगर नीचे करें बेटे स्क्रीन हमारे पास, जैसे बेटे देखिए मैंने फर्स्ट एक्सपोजर तो मैंने आपको बता दिया
कि एंटीजन आएगा, एंटीजन बेटे बी लिम्फोसाइट्स उस एंटीजन को डिटेक्ट करेंगे, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएंगे और वो एंटीबॉडीज जाकर बेटे मास्ट सेल के ऊपर बाइंड कर जाती हैं। अब अगर बेटे वही एलर्जन दूसरी दफा जब आपकी बॉडी में एंटर होगा, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर बेटे वो एलर्जन दूसरी दफा एंटर होगा, आपकी बॉडी दूसरी दफा उसको एक्सपोज्ड होगी, तो होता क्या है, द सेकेंड टाइम एनी गिवन एलर्जन एंटर्स द बॉडी, बेटे जब दूसरी दफा वो एलर्जन जिस्म में दाखिल होता है, इट बिकम्स अटैच्ड टू द न्यूली फॉर्म्ड वाई शेप्ड आईजीई एंटीबॉडीज। क्या बेटे दूसरी दफा जब एलर्जन आया तो उसके लिए ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई हैं आपके जिस्म के अंदर। अब बेटे वो उन ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज यानी कि वाई शेप्ड एंटीबॉडीज के साथ जाकर बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद मैस्ट सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। अब मैस्ट सेल को एक्टिवेट करने से होता क्या है, ये इन्होंने लिखी हुई है बात, दीज एंटीबॉडीज स्टिम्युलेट द मैस्ट सेल, यानी कि मैस्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं टू डिस्चार्ज इट्स हिस्टामिन एंड अदर केमिकल सब्सटेंसेस। बट उससे होगा क्या कि अल्टीमेटली जो केमिकल्स होते हैं प्रोड्यूस, वो बेसिकली रिलीज हो जाते हैं बेटे सराउंडिंग्स में, और मैस्ट सेल विल बर्स्ट अप, और बेटे मैस्ट सेल मतलब फट जाएगा, एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट इन मैस्ट सेल विल एंटर द सर्कुलेशन एंड कॉज एलर्जी। अब बेटे उसके अंदर जो वो केमिकल्स थे वो रिलीज होंगे और वो आपकी सर्कुलेशन में एंटर हो जाएंगे और अल्टीमेटली आपके अंदर डिफरेंट एलर्जिक सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे। यही बात बेटे उन्होंने यहाँ पर हमें बताई हुई भी है। उसके बाद अगर आप देखें तो बेटे इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स, यानी कि वो केमिकल्स जो एलर्जन और एंटीबॉडी के बाइंड करने से प्रोड्यूस होते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो देखें बेटे उन्होंने बताया हुआ हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम बेटे जो भी रिलीज होगा ये कॉज एलर्जी ही करेंगे, यानी कि ये एलर्जी के हाइपर सेंसिटिविटी के सिम्टम्स ही प्रोड्यूस, इलामात वही प्रोड्यूस करेंगे। अब जैसे हिस्टामिन है, ब्रेडिकाइनिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, इंटरल्यूकिन 1 है, इंटरल्यूकिन 2 है, थ्रोम्बोक्सिन है, ल्यूकोट्राइन है। बेटे ये तमाम हमारे पास मीडिएटर्स हैं, यानी कि ये तमाम हमारे पास केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी की इलामात पैदा करते हैं। अब अगर आप देखें बेटे उसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ मीडिएटर्स। बेटे ये नीचे डायग्राम है हमारे पास, कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो रोल ऑफ मीडिएटर्स क्या है, कि सबसे पहले बेटे हमारे पास क्या है, एक उन्होंने मैस्ट सेल दिखाया हुआ है, जो सेंटर में आपको सेल दिख रहा है, ठीक है। अब इस सेल का क्या काम है कि इसके ऊपर एंटीबॉडीज, जो 2 रेड कलर के छोटे छोटे से वो रॉड से आपको नजर आ रहे हैं, जिसको उन्होंने लेबल किया हुआ है आईजीई। अब बेटे ये हमारे पास एंटीबॉडीज थी, जैसे ही एंटीजन आएगा वो आकर बेटे इन एंटीबॉडीज के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने से होगा क्या कि डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे आप देख सकते हैं मेनली बेटे हिस्टामीन प्रोड्यूस होता है, और उसके अलावा अदर मीडिएटर्स में अगर आप देखें तो बेटे उन्होंने बताया प्रोस्टाग्लैंडिन, ट्रिप्टेज, हेपरिन, ये डिफरेंट केमिकल्स हैं जो ये भी प्रोड्यूस होते हैं। अब बेटे ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये एक्ट करते हैं डायरेक्टली हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर, जिसकी वजह से बेटे जैसे आप डायग्राम में भी देख रहे हो कि ब्लड वेसल्स के ऊपर इन्होंने एक्ट किया, हिस्टामिन ने जैसे एक्ट किया। बेटे नॉर्मली ब्लड सेल्स कैसे थे कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और नॉर्मल फ्लो हो रहा था, लेकिन बेटे ये हिस्टामिन या जितने भी ये दूसरे हमारे पास मीडिएटर्स हैं, ये क्या करते हैं कि बेटे ये एंडोथीलियल गैपिंग कर देते हैं, यानी कि बेटे इनकी वजह से ये हमारी जो ब्लड वेसल्स है इनके दरमियान में गैप आ जाता है, जिसकी वजह से बेटे जो वहां पर हमारे पास फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है, वो फ्लूइड उस गैप के जरिए बाहर निकलना शुरू हो जाता है, जिसको आप देख रहे हैं उन्होंने लेबल भी किया हुआ है फ्लूइड लीकेज। अब बेटे उस लीकेज की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे पास स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें बेटे हमारे पास हिस्टामिन क्या यही रिस्पॉन्स है, ऊपर डायग्राम में देखें कि वो नर्व्स के ऊपर भी एक्ट करता है, तो बेटे जब वो न्यूरॉन्स के ऊपर एक्ट करेगा तो नर्व स्टिम्युलेशन कॉज कर देता है 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर वो आपके न्यूरॉन्स पे एक्ट करेगा, न्यूरॉन स्टिम्युलेशन करेगा, और जिसकी वजह से बेटे फौरन इचिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी कि आपको फौरन खारिश और बेसुकूनी डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है बेटे हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ एलर्जी, कि एलर्जी को हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि तशखीस किस तरह से एलर्जी की जा सकती है। बेटे एलर्जी की तशखीस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि मेडिकल केस हिस्ट्री लेना, कि सबसे पहले बेटे हम ये देखेंगे कि जब भी हमने किसी भी चीज की तशखीस करनी होती है बेटे हम उस पेशेंट का उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसका डाटा कलेक्ट करते हैं। अब वो डाटा जो हमने कलेक्ट करना है वो क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले बेटे हमने पेशेंट एज देखनी है कि पेशेंट किस एज में है,
उसको किसी बीमारी की वजह से या उसको किसी डिजीज की वजह से ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे जिसको वो एलर्जी समझ रहा है। तो हम सबसे पहले उसकी एज देखेंगे, उसके बाद बेटे उसका सेक्स देखा जाता है, यानी कि वो मेल है या वो फीमेल है, ये डिटरमिन किया जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे बेटे टाइप ऑफ एनवायरनमेंट वेयर ही वर्क एंड लिव, कि बेटे हम ये चेक करेंगे कि वो किसी ऐसी जगह पर काम तो नहीं कर रहा या किसी ऐसी जगह पर वो रह तो नहीं रहा जहां पर जो उसके लिए एलर्जी की वजह बन सकता है। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया, हम ये चेक करेंगे। उसके बाद बेटे उसका ऑक्यूपेशन यानी कि उसका पेशा चेक किया जाएगा, कारोबार चेक किया जाएगा कि जहां पर मेनली वो सारा दिन गुजारता है उसकी वजह से तो नहीं उसकी बॉडी के अंदर कोई सिम्टम्स आ रहे। तो बेटे ये तमाम डाटा हमारे पास लिया जाता है। फिर उसके अलावा बेटे हम ये भी क्रॉस चेक करते हैं कि हम पेरेंट्स हिस्ट्री भी लेते हैं, यानी कि रिलेटिव्स हिस्ट्री भी लेते हैं कि पेरेंट्स में या उसके किसी सिबलिंग्स में यानी कि बहन भाइयों में या बेटे उसके किसी रिलेटिव में क्लोज रिलेशन में, जैसे चाचा मामा ये खाला फूफू मामियाँ ये सारे होते हैं। तो बेटे इनमें से किसी क्लोज रिलेशन में से तो नहीं किसी को एलर्जी, तो बेटे वो भी क्योंकि वो भी जेनेटिक होती है वो पास हो सकती है। तो इसलिए हम ये तमाम बेटे पहले केस हिस्ट्री लेते हैं और फिर उसके बाद हम बेटे उसके बाद मॉनिटरिंग करते हैं। कुछ चीजें होती हैं जिनको चेक किया जाता है बेटे, जैसे स्क्रीन ऊपर करें, जैसे बेटे हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट का हम क्या चेक करेंगे, हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे बेटे। मोस्टली जो हमारे पास एलर्जिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनका ब्लड प्रेशर लो होता है, ठीक है, यानी कि कम होता है, लो हुआ हुआ होता है। तो हम सबसे पहले उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे ताकि बेटे हम अपनी डिजीज को प्रूव तो कर सकें कि ये एलर्जी है, तो आया वाकई ये एलर्जी है या नहीं। तो बेटे हम सबसे पहले बीपी चेक करेंगे जो अमूमन लो हुआ हुआ होता है। उसके अलावा बेटे हम उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे, ठीक है। उसके अलावा बेटे हम उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जैसे ब्रीदिंग रेट है, यानी कि बेटे क्योंकि देखिए ना, जब भी किसी भी पर्सन को एलर्जी होती है तो बेटे उसकी बॉडी के अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, यानी कि जो उसकी सांस की नालियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। तो बेटे सांस की नालियां सिकुड़ने से हम देखेंगे कि उसके सांस के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, उसका ब्रीदिंग रेट स्लो हुआ है या हाई है, क्या उसका फर्क है। उसके अलावा बेटे पल्स रेट चेक किया जाता है, यानी कि नर्व्स को चेक करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेसिकली चेक करना होता है। उसके अलावा बेटे कार्डियक आउटपुट, यानी कि आपका हार्ट कितना ब्लड पंप कर रहा है। ऑब्वियस है बेटे, जब ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो ही तब होता है जब आपका हार्ट जो ब्लड पंप कर रहा है वो कम कम पंप करना शुरू कर देगा। यानी कि जब ब्लड की पंपिंग आपके दिल से कम होगी तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर लो होता है। तो हम कार्डियक आउटपुट और उसके साथ साथ बेटे जब ब्लड प्रेशर ही लो होगा तो अल्टीमेटली हार्ट रेट लो होगा, तो हमारे पास पंपिंग कम होगी, पंपिंग कम होगी तो ब्लड प्रेशर कम होगा। तो बेटे लेकिन हम ये तमाम के तमाम जो मॉनिटरिंग है ये लाजमी करते हैं ताकि हम अपने पेशेंट की जो भी डिजीज है, जो उसके सिम्टम्स हैं उनके बारे में प्रॉपरली यानी कि कंफर्मेशन दे सकें कि वाकई इसको एलर्जी है या किसी और डिजीज के सिम्टम्स इसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं।